कॉन्वेक्स मिरर जिसे हम क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण बोल देंगे। कॉन्वेक्स मिरर या फिर क्या बोला जाएगा, उत्तल दर्पण बोला जाएगा। अब ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर को आप हिंदी में क्या बोल रहे हैं, उत्तल दर्पण। हमने क्या लिख दिया इसको, ये हो गई कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इसको क्या बोल दिया गया, उत्तल दर्पण बोल दिया गया। अब देखो मैंने आपको दो टाइप बताए थे, एक डाइवर्जिंग होती है और एक कैसी होती है, कन्वर्जिंग होती है। तो कल हमने कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव यानी अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था, तो बच गई कौन सी, डाइवर्जिंग मिरर। यानी ये जो उत्तल दर्पण होती है इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। आपने इसको क्या बोल दिया, डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर का मतलब, डाइवर्जिंग का मतलब डाइवर्ट करना, और डाइवर्ट करना का मतलब आप इसे क्या बोल सकते हैं, अपसारी दर्पण इसको बोल सकते हैं। हम इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, अपसारी दर्पण इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जिसे आप हिंदी में उत्तल दर्पण कहेंगे, या फिर इसका जो दूसरा नाम है इसे आप क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, या फिर इसको क्या कहा जाएगा, अपसारी दर्पण भी कहा जाएगा। देखो आपके जो सवाल है उनके जवाब मैं बाद में लूंगी, तो थोड़ी देर के लिए हम पढ़ लेते हैं क्योंकि वैसे भी लेट हो चुके हैं, और उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो अब देखो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर हमने कैसे बनाई थी, आप सबको याद होगा, इस तरीके से हमने कॉन्वेक्स मिरर को बनाया था, जिसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश की जाती है और बाहर उभरा हुआ भाग किसका काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। किसका काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। ठीक है, देखो ये मिरर से होके गुजरने वाली रेखा, इसे आप क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस कहते हैं। और हमने क्या देखा कि कल हमने किसकी बात की थी, कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर की, जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पे क्या हो रही थी, फोकस हो रही थी, केंद्रित हो रही थी। यहां देखो कि जैसे ही प्रकाश की किरणें आएंगी इस दर्पण पे, इस तरीके से ये प्रकाश की किरणें, मान लो वस्तु को अनंत पर रखा गया है और इस तरीके से प्रकाश की किरणें इस पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये प्रकाश की किरणें देखो एक बिंदु पे फोकसित होनी चाहिए थी, लेकिन मिरर कौन सी है, डाइवर्जिंग है। तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा उनकी डायरेक्शन से। तो एक पॉइंट में ये फोकस ना हो कि ये इस तरीके से क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी। सभी प्रकाश किरणें ऐसे क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि जहां प्रकाश किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां हम क्या मानते हैं, वहां उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, कहीं लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें सारी आपस में मिलती हुई प्रतीत होगी और वहां पे इमेज बने, प्रतिबिंब बने, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ये खुद से मिलती हुई प्रतीत होगी तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, और कैसा होगा, उल्टा होगा। बट कॉन्वेक्स मिरर में तो ऐसा है ही नहीं। तो इसकी इमेज बनाने के लिए किया क्या जाता है कि इनको आभासी रूप से ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है। देखो ऐसे, ये फोकस पॉइंट F है, इधर भी फोकस पॉइंट क्या होगा, F। ये F1 हो गया, तो ये क्या हो गया, F2 हो गया। फिर ये प्रकाश किरण ये होके ऐसे गुजरेगी। जब इनको पीछे बढ़ाया जाएगा इस तरीके से, तो ये ऐसे एक जगह मिलती हुई प्रतीत होगी। मान लो आपने वस्तु को कहां रखा था, अनंत पे रखा था, और आपका प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, F2 पे बन रहा है, F2 पर बन रहा है प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब देखो कि आपने वस्तु को अनंत पे रखा, पता नहीं वस्तु तो कितनी बड़ी होगी, लेकिन उसका प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा बन रहा है। उसकी जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल क्या बन रही है, छोटी बन रही है। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। तो एक बात याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर से जितने भी इमेजेस बनती है, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, सारे वस्तु से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। प्रतिबिंब कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे इसके बाद अगर आप इस इमेज की प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना चाहते हो, तो हमने क्या किया है, इस इमेज को, इस प्रतिबिंब को आभासी रूप से पर्दे पे प्राप्त किया है। खुद से तो बन नहीं रहा था, अगर खुद से बनता तो प्रतिबिंब कैसा होता, वास्तविक होता, उल्टा होता। बट आपको तो पता ही है कि ये डाइवर्ट कर रही है, तो कहीं एक जगह मिलने की तो कोई संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी जीरो है। तो इनको पर्दे पे इस प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है। तो F2 पे क्या बन गई, इमेज बन गई। यहाँ पे जो इमेज बन रही है ये कैसी है, आभासी है। आप सबको पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण से जितने भी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी, सारी कैसी होगी, आभासी होगी। और अगर इमेज आभासी होती है तो वो कैसा होगा, सीधा होगा। प्लस आपको क्या लिखना है, वस्तु से छोटा होगा। हमेशा जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो वस्तु से क्या होता है,
छोटा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। सीधा सवाल पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले तो पूछा जाएगा डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, तो आप क्या कहेंगे? ए डाइवर्जिंग मिरर है, एक अपसारी दर्पण है जो प्रकाश किरणों को किसी पॉइंट पे फोकस ना करके उनको अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देती है? डाइवर्ट कर देती है। लेकिन जब हमें इमेज बनानी होती है तो इमेज के लिए क्या होती है? प्रकाश किरणें से पीछे की तरफ बढ़ाई जाती है तो मिलती हुई प्रतीत होती है, और वहां पे हम इसका आभासी क्या मान लेते हैं? इमेज मान लेते हैं, प्रतिबिंब मान लेते हैं। तो प्रतिबिंब किस पे बना? F2 पे बना। कैसा बना? आभासी, और साथ में कैसा हो गया? सीधा। लेकिन वस्तु से कैसा रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा। वस्तु से हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। अब देखो, एक बात हमें बहुत कंफ्यूज करवाती है, लेकिन आज मैं दूर कर देती हूं। आप सबने नाम सुना होगा, जैसे मैं यहीं पे बता देती हूँ, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा तो इसका यूज है नहीं, लेकिन जितना भी यूज है उसकी बात हम कर लेते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कहां कहां किया जाता है? सबसे पहला यूज तो आपको पता होगा, वाहनों में, व्हीकल्स में, वाहनों में, व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर का मतलब समझ गए आप लोग? सभी जानते हैं। देखो, जैसे आप बाइक चलाते, स्कूटी चलाते हैं, या फिर अदरवाइज कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो उनके साइड के अंदर दो मिरर लगी होती है, जिससे हम पीछे से आने वाले व्हीकल्स को क्या कर सके? देख सके। इसीलिए लगी होती है कि हमें यह पता चले कि हमारे पीछे आने वाला व्हीकल हमारे से कितनी दूरी पर है। अब व्हीकल है वो बहुत बड़ा है, जैसे मान लो आप बाइक पे हो और पीछे क्या आ रहा है? ट्रक आ रहा है, ठीक है, लोडिंग ट्रक आ रहा है। अब उसकी इतनी बड़ी इमेज अगर आपने अवतल दर्पण काम में ली होती, तो अवतल दर्पण में तो जो है उससे भी बड़ी इमेज बनती, जो है उससे भी बड़ी इमेज बनती, और हमें वो बहुत पास में दिखाई देता। यानी एक्चुअल सिचुएशन उसकी हमें पता नहीं चलती कि वो है कहां, कितने डिस्टेंस पे हमारे से दूर है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैलाता है। यानी कि आपने व्हीकल्स में कौन सी मिरर काम में ले रखी है? उत्तल दर्पण। अब जैसे ही गाड़ी से प्रकाश किरणें उस उत्तल दर्पण पे गिरेगी, उत्तल दर्पण उन प्रकाश किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा, और पूरे के पूरे ट्रक की जो इमेज है वो हमें कितने से मिरर में देखने को मिल जाएगी। क्यों? इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी वस्तु है वो ट्रक, और उसका जो इमेज बन रहा है वो हमारे पास इतना सा बन रहा है जो हम आसानी से मिरर में देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों? एक तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? दूर तक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को दूरी तक फैला सकता है। क्या कर सकता है? फैला सकता है। तो ट्रक हमारे से बहुत दूरी पर है, तो प्रकाश, ट्रक से प्रकाश आया और कहां गिरा? ट्रक से टकरा के, यानी ऑब्जेक्ट से टकरा के प्रकाश कहां आया? उत्तल दर्पण पे आया, यानी कि हमारे व्हीकल के साइड मिरर पे आया, और वहां पे क्या बनी? उसकी इमेज बनी, और हमें पता चल जाता है कि वो जो ट्रक है, हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता चल जाता है कि हम कितनी दूरी पर हैं। लेकिन फिर भी कई बेवकूफी करते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे सामने मिरर लगा है साइड में, और हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो व्हीकल आ रहा है वो हमारे से कितनी दूरी पर है, लेकिन फिर भी हम क्या गलतियां करते हैं? हम पीछे घूम के देखते हैं, और मोस्टली जो एक्सीडेंट का कारण बनता है वो यही बनता है। ठीक है, क्योंकि आप पीछे घूम के देख रहे हो, आपके पीछे वाला पीछे घूम के देख रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को ही सही से नहीं ले सकते, तो वहां पे क्या होते हैं? एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए तो उस मिरर को लगाया गया है, कोई उसको शोभा बढ़ाने के लिए थोड़ी मिरर लगाया गया है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि वाहनों का जो साइड मिरर होता है, उस मिरर में हम किस दर्पण को काम में लेते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को। सबसे पहली बात तो क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणों को दूर तक फैलाती है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे से दूर है तो उसका प्रतिबिंब हमें छोटा और आभासी और सीधा दिखाई देता है। किसमें? मिरर के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो, एक डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ, आप नोट लगा के लिख लेना। आपने रीयर व्यू मिरर का नाम सुना होगा। रीयर व्यू मिरर, रीयर व्यू मिरर का नाम आपने सुना होगा। ये रीयर व्यू मिरर क्या होता है? रीयर व्यू मिरर ये क्या होता है? इसका नाम आपने सुना होगा। ध्यान से सुनो। आप गाड़ी में बैठे हो, सपोज करो आप एक लग्जरी सी गाड़ी है, अच्छी सी, नई आई है अभी, उसमें बैठे हो, और गाड़ी में आपने देखा होगा कि ड्राइवर, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके सामने अंदर, गाड़ी के अंदर एक मिरर होता है। सबको पता है?
गाड़ी के अंदर एक मिरर होता है और उस मिरर से हमारे पीछे जो सवारियां बैठी है, कि जैसे मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपके पीछे आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, तो आप ड्राइव कर रहे हो गाड़ी को, तो आप जैसे मान लो वो आपका डिस्कशन चल रहा है, तो हम डिस्कशन करते हैं तो फेस देखने की ज्यादा ही जरूरत पड़ती है कि देख के डिस्कशन करें तो ज्यादा कंफर्म होगा, ज्यादा बातें हमें समझ में आएंगी। तो आप वो मिरर क्यों लगाया गया है, ध्यान से सुनो। ड्राइवर के सामने जो मिरर लगा है अंदर गाड़ी के अंदर, वो क्यों लगाया गया है? ताकि जो पीछे पैसेंजर बैठे आप उनको घूम के नहीं देखो, और अगर आप घूम के देखने लग गए तो हो सकता है सामने से कोई टक्कर मारने के लिए तैयार हो, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो जो मिरर लगा है, रीयर व्यू मिरर उसको बोलते हैं। उस मिरर को क्या बोलते हैं? रीयर व्यू मिरर, जो गाड़ी के अंदर लगा है और उससे हम पीछे जो पैसेंजर बैठे उनको आसानी से देख सकते हैं। ये बात आप सबने नोटिस की होगी। अब देखो हम क्या करते हैं कि सवाल देखो इसी तरीके से आता है एग्जाम में कि व्हीकल्स में लगा रीयर व्यू मिरर कौन सा होता है या फिर साइड मिरर कौन सा होता है, तो हम इनमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते, हम इनमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते और हम सीधा आंसर ठोकते कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, और बाहर आके दादागिरी और लगाते यार सही हो गया, बहुत इजी सवाल था, कॉन्वेक्स मिरर का आया था और सवाल ये था कि रियर व्यू मिरर जो यूज लेते हैं व्हीकल्स में वो कौन सी मिरर होती है, और हमारा तो सही हो गया, हमने उत्तल दर्पण किया है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे घर तक पहुंचते हो, तब तक आके जैसे मान लो एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हो तो हम ये मतलब ऐसा मानते हैं कि लगभग यार 200 में से 120 सवाल मेरे सही, 140 सवाल सही, और घर पहुंचते पहुंचते वो 1/4 ही आ जाता है, 30 से 1 सवाल सही है। ठीक है, तो उस टाइम हमें कॉन्फिडेंस होता है, क्यों? क्योंकि हम सही होते हैं अपनी आंखों में, अपनी नजरों में हम सही होते हैं। तो ये बात आप यहां पे क्लियर कर लेना कि साइड मिरर तो वो होता है जिससे हम पीछे के व्हीकल्स देखेंगे, जो हमारी व्हीकल्स के साइड में लगा है उसको आप साइड मिरर कहेंगे, और साइड मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। लेकिन जो रियर व्यू मिरर होता है आप लिख सकते हैं गाड़ियों के अंदर होता है, गाड़ियों के अंदर। ठीक है, गाड़ियों के अंदर यानी जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो मिरर लगा होता है ताकि हम पीछे के पैसेंजर्स को देख सके, उसके लिए हम किसको काम में लेते हैं? रियर व्यू मिरर्स को काम में लेते हैं। और ये रियर व्यू मिरर क्या होता है? समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर। ये क्या होगा? समतल दर्पण होगा, प्लेन मिरर होगा। तो ये बात भी आप क्लियर कर लेना, आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो उत्तल दर्पण के पहले यूज के साथ साथ आज हमने एक डाउट भी क्लियर कर लिया। सबसे पहला यूज पढ़ा हमने, वाहनों के साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर को काम में लिया जाता है। अब साइड मिरर के रूप में क्यों लिया जाता है इसका आंसर मैंने बता दिया, क्योंकि प्रकाश किरणों को डाइवर्ट करेगा और दूर से आते हुए ऑब्जेक्ट की इमेज भी हमें किसमें दिख जाएगी? इस मिरर में दिख जाएगी। रियर व्यू मिरर क्या होता है? जो गाड़ियों के अंदर लगा होता है जिससे हमारे बैठे हुए पैसेंजर्स को हम देख सकते हैं। तो गाड़ियों के अंदर जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद इसका जो दूसरा उपयोग किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का, इसका किया जाता है ब्लाइंड टर्न्स के रूप में। ब्लाइंड टर्न, ब्लाइंड टर्न के रूप में। अब देखो तुम लड़के लोग हो, तुम सबको तो पता ही होगा क्योंकि तुम कैसे स्टंट मारते हो, पता ही है ना। स्टंट मारना यानी कि जैसे स्कूटी बाइक ले रखी है तो यूं उसको घुमा घुमा के आसपास को दिखाना कि देखो मुझे ये स्टंट भी आता है। तो ब्लाइंड टर्न्स कौन से होते हैं कि मान लो कि कोई जैसे जंगल वाले क्षेत्र हैं जहां पे दुर्घटना संभावित क्षेत्र ज्यादा है, तो वहां के जो टर्न होते हैं घुमाव वाले क्षेत्र होते हैं। कौन से? घुमाव वाले क्षेत्र, जो टर्न वाले क्षेत्र होते हैं। तो वहां पे अगर आप दूर से आ रहे हो तो वहां पे देखो इस मिरर का जो क्षेत्र है ये दूर दूर तक प्रकाश को क्या कर सकता है? फैला सकता है। तो उस टर्न पे इस उत्तल दर्पण को लगा दिया जाता है। ब्लाइंड टर्न्स पे किसको लगा दिया जाता है? उत्तल दर्पण को लगा दिया जाता है। ये प्रकाश किरणों को क्या करती है? दूर तक फैलाती है। तो हम दूर से भी आ रहे हैं ड्राइव करते हुए तो हमें दिख जाता है यहाँ पे कोई ना कोई एक खतरनाक ब्लाइंड टर्न आने वाला है। ठीक है, तो ब्लाइंड टर्न के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। आप लोग समझते होंगे इस चीज को कि जो खतरनाक टर्न्स होते हैं और जैसे मान लो अंधेरे का टाइम है, रात का टाइम है, तो वहां पे पता नहीं चलता हमें, और मोस्टली एक्सीडेंट जो होते हैं वो इन टर्न्स में ही होते हैं, जो घुमावदार क्षेत्र होते हैं उनमें। तो ऐसा नहीं हो इसीलिए क्या किया गया है? वहां पे कॉन्वेक्स मिरर को लगा दिया गया जो प्रकाश को दूर दूर तक क्या कर सके? फैला सके। तो हम ब्लाइंड टर्न्स के रूप में भी किसको काम में लेते हैं? उत्तल दर्पण को काम में लेते हैं। ठीक है, इसकी बात क्लियर है।
इसके साथ इसका तीसरा यूज आप ये भी लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकती हूँ। इसका तीसरा यूज किया जाता है स्ट्रीट लैंप के रूप में। स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप समझ गए? यानी कि स्ट्रीट का मतलब गलियां, जो गलियां होती है, गलियों में जो लैंप लगे होते हैं, अरे देखा होगा ना, लाइटें लगी होती है गलियों में, जो लाइटें लगी होती है, जो लैंप के जैसे लाइटें लगी होती है, तो उन स्ट्रीट लैंप के रूप में भी हम किसको काम में लेते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को काम में लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कॉनकेव मिरर को काम में ले लिया तो आपको हर 5 मीटर की दूरी छोड़ के कॉनकेव मिरर लगानी पड़ेगी, वरना तो ऐसे मान लो कि यहां प्रकाश है, यहां आप देख सकते हो लाइट है, फिर अंधेरा, फिर लाइट, फिर अंधेरा, तो फिर तो आपको पता है चकाचौंध उत्पन्न होगी आंखों में। तो ये चकाचौंध नहीं हो और एक पूरे पूरे एरिया तक लाइट हो, प्रकाश हो, तो उसके लिए हम स्ट्रीट लैंप में क्या लगा देते हैं? उत्तल दर्पण लगा देते हैं, ताकि ये प्रकाश को दूरी तक क्या कर सके? फैला सके। ये है हमारी उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। और इसके 3 यूजेज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और एक चौथा यूज इसका नहीं है, और इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, नोट लगा के आप लिख लेना। रीयर व्यू मिरर के रूप में गाड़ियों के अंदर समतल दर्पण प्लेन मिरर को काम में लिया जाता है, जो गाड़ियों के अंदर लगी होती है, और हम गाड़ी के अंदर पीछे के पैसेंजर्स को देखने के लिए इसको क्या करते हैं? काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? रीयर व्यू मिरर को। शायद क्लियर होगा इतना। चलो आगे, ये क्लियर है कॉन्वेक्स मिरर। इसके जो प्रतिबिंब होंगे हमेशा वस्तु से छोटे होंगे, आभासी होंगे, सीधे होंगे, और इसके बाद आपको पढ़ना ही है इसके यूजेस कहां कहां किए जाते हैं। जहां प्रकाश किरणों को क्या करना है? डाइवर्ट करना है, वहां हम किसका यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा इसकी दूसरी साइड में ही बनेंगे, क्योंकि सीधे बनने हैं, और कैसे होंगे? आभासी होंगे, पर्दे पर प्राप्त करना पड़ेगा। चलो, ये हमारी मिरर्स तो कंप्लीट हो गई, और कल मैंने आपको आवर्धन भी पढ़ा दिया था, मैग्निफिकेशन, उससे रिलेटेड हमने 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करे थे, और मैंने आपको न्यूमेरिकल भी दिए थे। अब आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, परावर्तन में हमने मिरर्स वगैरह पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलो। देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इससे से रिलेटेड है। हम रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स निकालेंगे, अपवर्तनांक निकालेंगे, वो भी यहीं से निकालेंगे, और कैसे निकाला जाता है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कुछ बातें मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अपवर्तनांक प्रकाश का अपवर्तन हमें तब समझ में आएगा जब हमें मीडियम की डेंसिटी का पता होगा। आपके सामने मीडियम रखे गए, एक को बोला जाता है सघन माध्यम और एक को बोला जाता है विरल माध्यम। सबसे पहले इस बात को समझो। मैं आपको सबसे पहले माध्यम समझा देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मीडियम्स को काम में लूंगी, और मीडियम अगर आपको पता है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, मीडियम हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक हमारे पास होगा सघन और दूसरा हमारे पास में होगा विरल। कुछ बातें आपको याद रखनी है इनकी, बस ज्यादा कुछ नहीं है। एक माध्यम कौन सा हो गया? सघन, और दूसरा कौन सा हो गया? विरल। बस आपको इतना याद रखना है, सघन माध्यम कौन सा होता है? जिसकी डेंसिटी क्या होती है?
ज्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, आपको दो मीडियम दिए हुए हैं और दोनों की आप कंपेयर करके देख लो। डेंसिटी का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, गाढ़ा होना चाहिए, कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा होनी चाहिए, डेंसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है वो सघन माध्यम बनता है, और जिस माध्यम की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, जिस माध्यम की डेंसिटी कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो माध्यमों की तुलना करते हैं, एक आपके पास में मीडियम फर्स्ट है और एक आपके पास में मीडियम सेकंड है। देखो, मैंने मीडियम फर्स्ट में काम में लिया कांच को और मीडियम सेकंड में मैंने काम में ले लिया पानी को। अब आपको यहां पता लगाना है कि कांच और पानी में किसकी डेंसिटी ज्यादा और किसकी डेंसिटी कम है। क्योंकि डेंसिटी का पता चल गया तो हम पता लगा सकते हैं कि कांच कैसा है, सघन, जैसे कौन सा सघन माध्यम है और कौन सा विरल माध्यम है। तो देखते ही पता चल रहा है कांच के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स है, वो बहुत पास पास होते हैं। तो कण जब पास पास होते हैं तो उनका आयतन क्या होता है, कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होता है तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बस आपको ये याद रखना है कि पार्टिकल जब पास पास में होते हैं तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ये जो कांच वाला माध्यम है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और पानी के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, कांच की तुलना में तो दूर दूर होते हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो कांच की डेंसिटी ज्यादा है तो ये कैसा माध्यम बन गया, सघन, और पानी की कम है तो ये कैसा बन गया, विरल। यानी हम पहले पता नहीं लगा सकते, जब हमें दो माध्यम दिए हुए होंगे तो हम यहाँ पे कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि किसकी डेंसिटी ज्यादा और किसकी डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को। तो M1 माध्यम का और M2 माध्यम पानी था, इसकी डेंसिटी कम थी तो ये क्या बन गया, विरल बन गया। जैसे दूसरा एग्जांपल आप करके देखेंगे, आपको एक मीडियम 1 दिया है और एक मीडियम 2 दिया है। मीडियम 1 में आपको पानी दिया हुआ है और मीडियम 2 में आपको क्या दिया हुआ है, वायु दिया हुआ है। आपको दो मीडियम दिए हुए हैं, एक में पानी है और दूसरे में क्या है, वायु है। अब इसके बेसिस पे आपको पता लगाना है कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। क्योंकि आपको पता है अपवर्तन का मतलब ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन ही क्या होता है कि प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलन होना, अपनी दिशा से चूक हो जाना उनसे, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पहले हमें दोनों माध्यम तो समझ में आने चाहिए कि मीडियम आखिरकार किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है। तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि पानी के कण वायु की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा पास पास में होते हैं। सिंपल सा है। तो पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो पानी कैसा माध्यम बनाएगा, सघन बनाएगा। और वायु के कणों की डेंसिटी क्या है, कम है। क्यों, वायु के कण पानी की तुलना में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो वायु कैसा माध्यम बन गया, विरल माध्यम बन गया। वायु कैसा माध्यम बन गया, विरल माध्यम बन गया। तो सेम बस ऐसे ही याद रखना है, जब आपको दो मीडियम दिए हुए हैं तो आपको पता लगाना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सघन माध्यम बनाएगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या बनाएगा, विरल माध्यम बनाएगा। ऐसी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखो, अब मीडियम हमें समझ में आ गए हैं तो हम प्रकाश का अपवर्तन आसानी से समझ सकते हैं। हम प्रकाश के अपवर्तन को आसानी से समझ सकते हैं। चलो, मैं एक बार थोड़ी सी इंक फिल कर लेती हूँ, वेट करना एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको एक डायग्राम से, मैं दो डायग्राम बनाऊंगी, अगर आपने वो समझ लिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने दो माध्यम लिए, दो मीडियम हमारे पास में है। मीडियम होंगे तो अलग अलग होंगे, आपके पास में दो मीडियम है।
ये हो गया मीडियम M1 और ये हो गया मीडियम M2। समझ जाओगे। मैंने इस मीडियम में वाटर लिया है, ये जो मीडियम मेरे पास है ये मीडियम कैसा है, वाटर है, मैंने पानी को काम में लिया है। दूसरे मीडियम में मेरे पास वायु है, हवा है, क्योंकि अपवर्तन के लिए कितने मीडियम चाहिए, 2 मीडियम चाहिए। अब देखो वाटर है तो ये कैसा माध्यम बन गया, आप लिख सकते हैं ये सघन माध्यम है, किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। और वायु कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब सिचुएशन क्या होती है कि प्रकाश की किरण जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी ये प्रकाश की कोई किरण आ रही थी और ये ऐसे आपतित हुई, ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण, इसको हमने क्या बोल दिया, ये हो गई आपतित प्रकाश किरण। आपतित किरण बोल सकते हैं, आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण। हमें पता है कि हम बीच में क्या मानते हैं, एक अभिलंब मान लेते हैं काल्पनिक रूप से। ये मैंने क्या लिख दिया, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल, या फिर आप इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, अभिलंब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दिया, अभिलंब लिख दिया। अब प्रकाश की किरण जैसे ही इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। यानी इसको बिल्कुल कैसे जाना चाहिए था, ध्यान से समझो, इसको बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं भाई, ये ऐसे आपतित हुई तो ऐसे कैसे जाना चाहिए था इसको, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अपनी दिशा से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। और डाइवर्ट भी 2 तरीके से हो सकती है। 2 तरीके से कैसे, या तो ये अभिलंब से दूर हटे या फिर अभिलंब के क्या आए, पास आए। 2 ही तरीके से डाइवर्ट हो सकती है। भाई इसको ऐसे जाना था बिल्कुल, लेकिन अगर ये डाइवर्ट हो रही है तो 2 तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी, या तो अभिलंब के पास आएगी या फिर अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। देखो ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस में आ रही है, विरल माध्यम में आ रही है। आपको पता है कि यहां हमने विरल माध्यम में किसको काम में लिया है, वायु को काम में लिया है। और विरल माध्यम के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, सिंपल सी बात है, सघन माध्यम की तुलना में। तो वायु के कण क्या है, दूर दूर है। वायु के कण जब दूर दूर होते हैं तो इस प्रकाश किरण को और ज्यादा डाइवर्ट होता है, और ज्यादा डाइवर्ट हो सकती है। सपोज करो आप क्लास में बैठे हो और आपको टैकल करने के लिए 100 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और आपको टैकल करने के लिए कम से कम 2 टीचर चाहिए क्लास में, एक पीछे खड़ा हो और एक आगे खड़ा हो, तो आसानी से पढ़ा सकता है क्योंकि बदमाश क्लास है। लेकिन आपको क्या मिल गया कि आसपास में आपको वो मीडियम मिल गया जो आपको डाइवर्ट कर सकता है, तो आप और ज्यादा क्या होंगे, डाइवर्ट होंगे। क्यों, क्योंकि टीचर हो नहीं सकता कि पीछे जो 90 नंबर पे जो स्टूडेंट बैठा, 91 नंबर पे जो स्टूडेंट बैठा, उन पे उतनी नजर डाल सके, ऐसा नहीं होता ना। मतलब आपने जो मीडियम बना रखा है उस मीडियम के अंदर जो टीचर है उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा है आपको टैकल करने वाले की, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, डाइवर्ट होंगे। यानी आपके घर वाले पेरेंट्स हैं वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे, वो आपसे बहुत दूर है, आपको कहीं दूर डाल रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, आप डाइवर्ट हो जाएंगे, इधर उधर जाने लगेंगे, ठीक है। आपने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया, पढ़ना वढ़ना बंद कर दिया, उसको साइड में रखो, हम मजे लेते हैं लाइफ के, यही होता है। सेम सिचुएशन है कि वायु के कण क्या है, दूर दूर है। अब दूर दूर है तो प्रकाश किरण को डाइवर्ट होने की जगह मिल गई, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी कि ऐसे ना जाकर, ये कैसी जानी थी, ऐसे जानी थी, ये ऐसे ना जाकर अपनी दिशा से विचलित होकर ऐसे अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। यानी ये एक्चुअल में जाती कैसे है, ऐसे जाती है। इसको जानना ऐसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था। आपको बोला गया, आप डेली घर पे फोन करके बोलते हो, हाँ पापा 9 बजे मैं भी कोचिंग जा रहा हूँ, बोलते अभी तो घर पे ही बैठे हैं। जैसे आप बोलते हैं ऑफलाइन में कि मैं 9 बजे घर पे जा रहा हूँ, तो घर वालों को क्या लगेगा, भाई 9 बजे बच्चा स्कूल या फिर कोचिंग या फिर कॉलेज गया होगा। बट हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हमें डाइवर्ट ही डाइवर्ट होना है, तो हम 9 बजे, अगर 9:30 बजे देखा जाए तो कहीं और ही बैठे मिलते हैं, कहीं और ही अपना टाइम पास किए हुए मिलते हैं। तो सेम वही सिचुएशन है कि जाना इसको बिल्कुल सीधा था, लेकिन वायु के कण दूर दूर है, विरल माध्यम के कण दूर दूर है, तो इसको डाइवर्ट होने का मौका मिल गया और ये अभिलंब के पास आनी चाहिए थी। यानी मान लो ये कॉलेज है, इसको अपनी कॉलेज में आना था, ठीक है, अभिलंब से या फिर अपनी इस सीधी डायरेक्शन में, यहां इसकी कॉलेज थी, यहां इसको जाना था, बट यहां नहीं गया, ये अपनी दिशा से क्या हो गया,
डाइवर्ट हो गया। तो अपनी लाइफ पे इसको लेके देखो, समझ में आ जाएगा। फिजिक्स है तो कोई लफड़ा थोड़ी पाल रखा है, फिजिक्स ही तो है, हम पढ़ लेंगे आसानी से। तो प्रकाश किरण अपनी दिशा से क्या हो गई, विचलित हो गई। यही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। कि जब प्रकाश की किरण, देखो आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, अपने डायरेक्शन से ही डाइवर्ट हो जाती है। या तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है या फिर अभिलंब के बहुत क्या आ जाती है, पास आ जाती है। तो उनका जो ये डाइवर्ट होने का जो रीजन है उसी को आप क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कोण था यहाँ पे, इसको आपने क्या बोल दिया, कोण आई। तो मैं यहां लिख सकती हूं ये कोण आई क्या होता है, आपतन कोण होता है। कोण आई क्या होता है, यहाँ पे आपतन कोण होता है। लेकिन ये वाला जो कोण है, देखो ये कोण बनेगा क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे डाइवर्ट हुई है। इस कोण को जैसे मान लो आपने मान लिया कोण आर, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, कोण आर बराबर क्या होता है, अपवर्तन कोण। क्योंकि प्रकाश किरण यहाँ क्या हुई है, अपवर्तित हुई है। तो ये क्या हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया या फिर क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। आप मुझे एक बात बताएंगे कि जिस कोण के साथ प्रकाश किरण आपतित हुई थी, क्या उस कोण के साथ प्रकाश किरण अपवर्तित हुई है? आप क्या कहेंगे, नहीं। क्योंकि उस कोण के साथ होती तो ये बिल्कुल सीधी जाती, उतना ही एंगल बनाती जिस कोण से ये घर से निकली थी। सिंपल सी बात है। अगर आप घर से निकल रहे हो और आप सीधा अपनी कॉलेज जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप जिस एंगल से निकले थे उसी एंगल से क्या कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं। या फिर जिस थिंकिंग से आप निकले थे उसी थिंकिंग से जा रहे हैं। तो प्रकाश किरण मान लो 30 डिग्री के एंगल से आपतित हुई, तो क्या यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल इसने बनाया? नहीं बनाया। आप सीधा सा देख सकते, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है, ये कोण अगर बनता तो आप बोल सकते थे कि 30 डिग्री बनेगा, बट ये तो अपने डायरेक्शन से क्या हो गई, विचलित हो गई, और ये एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। यानी प्रकाश किरण जब विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटती है तो उसका एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हैं, ये बात पूछी जाती है कि प्रकाश किरण किस माध्यम में प्रवेश करे कि उसके आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या हो, कम हो। यहाँ पे आप क्या नोट कर लेंगे कि इस अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या है, ज्यादा है। ये साइन किसका होता है, ज्यादा का। जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कब हो गया, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से किसमें गई, विरल माध्यम में गई। अब देखो ये पहली कंडीशन है, मैं इसकी दूसरी कंडीशन भी आपको समझाती हूँ, कंफ्यूज होने की कभी जरूरत है ही नहीं। देखो हमने दो मीडियम ले लिए, अब तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हमने दो मीडियम लिए, ये हो गया आपका मीडियम M1 और ये हो गया आपका मीडियम M2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस पे क्या बना दिया, पहले ही मैंने नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल, और नॉर्मल यानी कि ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, ये दो मीडियम मेरे पास है, मैंने उल्टा कर दिया। ये मीडियम है, ये मैंने वायु लिया, और दूसरा मीडियम मैंने क्या लिया, जल लिया। भाई उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, जल और वायु, वायु और जल भी हो सकता है। आपको पता है वायु आते ये कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। मैं थोड़ा इसको इस साइड में लिख देती हूँ। ये माध्यम हो गया M1, और M1 कैसा है, वायु है, और वायु कैसा हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, और M2 है, ये कैसा हो गया, आप क्या कहेंगे, ये सघन माध्यम हो गया। अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, उल्टा कैसे होगा, ध्यान से समझो। समझ में तो आ रहा है सबको? अब देखो ये प्रकाश किरण है, मैं थोड़ा उल्टा बना रही हूं। ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई इस माध्यम में, और इस माध्यम में क्या है, वायु है। अब आपको पता है कि दूसरा माध्यम कौन सा, इसका जल है। आप मुझे एक बात बताओ, ये कैसा माध्यम बन गया, सघन माध्यम है। वायु की तुलना में जल के कण पास पास होते हैं, नहीं होते, होते हैं। यानी हमारे जो पेरेंट्स हैं, मान लो आप सीकर से दिल्ली तैयारी करने गए, तो आपके पेरेंट्स बहुत दूर है, लेकिन आप सिक्कर में ही तैयारी कर रहे हैं, आपको रूम वूम दिला रखा है, हॉस्टल में डाल रखा है, और आप सिक्कर में तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक डर रहता है दिमाग में, क्या, कि यार पेरेंट्स सिक्कर में ही है, कभी भी आ सकते हैं, हो सकता है हमें पता ही नहीं चले, तो हम थोड़ी कम बदमाशियां करते हैं। ये बात हमारे दिमाग पे लागू होती है। ठीक है, अब जल है, माध्यम सघन है, तो इसके कण क्या होंगे, पास पास होंगे। अगर कण पास पास है तो इसको डर रहेगा,
तो ये थोड़ा क्या रहेगा, अब ये प्रकाश किरण है वो ऐसे जानी चाहिए थी। भाई आपने क्या कहा कि मैम ये प्रकाश किरण ऐसी जानी चाहिए, सही बात है, ये ऐसी जाना चाहिए थी, लेकिन ये ऐसी नहीं जाएगी क्योंकि इसका अपवर्तन होगा और ये अपनी दिशा से क्या होगी, डाइवर्ट होगी, और दिशा से डाइवर्ट होके ये अभिलंब के क्या आएगी, ऐसे पास आएगी, अभिलंब के क्या आ गई, पास आ गई। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखनी है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के क्या आती है, पास आती है, क्योंकि सघन माध्यम के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। सघन माध्यम के कण पास पास तो अभिलंब के पास आएगी, विरल माध्यम के कण दूर दूर तो विरल माध्यम में क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। अब मुझे बताओ ये कोण क्या बनना था, कोण आई बनना था। ठीक है, ये कोण क्या होना था, कोण आर होना था। ठीक है, लेकिन ये कोण तो बना ही नहीं, कोण आर तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये छोटा सा जो एंगल दिख रहा है, क्योंकि अभिलंब के प्रकाश किरण क्या आ रही है, पास आ रही है, ये एंगल क्या हो गया, आर हो गया। अब आप देखते ही पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कोण आई का मान ज्यादा होगा किससे, कोण आर से, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कोण आई का मान ज्यादा है किससे, कोण आर से। तो दोनों सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ कोण आर का मान ज्यादा था जब प्रकाश किरण सघन से किस में आ रही थी, विरल में आ रही थी, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है तो कोण आई का मान ज्यादा है किससे, कोण आर से। यानी कि कंक्लूजन ये निकल के आता है, यहां से दो बातें निकल के आती है कि जब प्रकाश किरण, ध्यान से सुनो, पहले इसकी बात करते हैं, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में, सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है या फिर पास आती है, तो आप क्या कहेंगे, सघन से विरल में जा रही है, बस ऐसे याद रखना, सघन से विरल में जा रही है, विरल के कण दूर दूर होते हैं, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, और उसका कोण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कोण आर का मान ज्यादा होगा किससे, कोण आई से। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो आप क्या दिमाग लगाएंगे कि विरल से सघन में जा रही है, यानी सघन के जो कण है वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब के क्या होती है, पास में आती है। तो हो सकता है ये दोनों सिचुएशन आपको समझ में आई होगी कि आखिरकार प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखिए हम इसको एक ग्लास स्लैब पे भी समझ सकते हैं, एक कांच की स्लैब पे भी हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक बार इसको अलग अलग समझाना थोड़ा ठीक रहा। ठीक है, चलो एक बार देख लो इसको, कोई दिक्कत आई तो आप बोल सकते हैं। चलो चलो देखो, जल्दी देखो, रिवाइज करो एक बार इसको। ये आज ना इन्होंने ऐप पे नोटिफिकेशन ही नहीं डाला, बच्चे नहीं आ रखे। अब तो क्लास रिकॉर्ड होगी, बच्चों के पास जाएगी और क्या होगा देखना। 2-3 मिनट और बचे, कर दे क्या खत्म, चलो देखना। ये लाइट 4 कल वाला ही दे रखा है, आज का नोटिफिकेशन ही नहीं डाल रखा, इनकी गलती है वो। चलो एक बार इसको कांच की स्लेब पे और बना देते हो, फिर क्लास को खत्म करते हैं हम। देखो जैसे आपके पास में एक कांच की स्लैब दी हुई है, ये है कांच की स्लैब, कांच की स्लैब।
आपको पता है कि कांच की स्लैब के ऊपर ये माध्यम कैसा है, वायु है, ठीक है, और नीचे भी क्या है, वायु है। बस आप इतना ध्यान में रखो, आगे की बात हमें समझ में आ जाएगी। देखो, वायु से जैसे ही प्रकाश किरण इस कांच की स्लैब पर आपतित हुई, इस तरीके से वायु से प्रकाश की किरण कांच की स्लैब पे क्या हुई, आपतित हुई, और ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये क्या है, आपने मान लिया कि ये क्या है, नॉर्मल है, ये अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जैसे ही कांच की स्लैब पर आपतित हुई, आपको पता है कि वायु की तुलना में कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। वायु की तुलना में जो कांच है वो कैसा माध्यम है, सघन माध्यम में। अब हुआ क्या कि वायु से ये प्रकाश किरण जब सघन माध्यम में आई तो आपको पता है अभिलंब के क्या होगी, पास में आएगी। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये डाइवर्ट हुई और अभिलंब के क्या आई, पास में आई। ये आपका कोण क्या बन गया, आई, और ये क्या बन गया आपका कोण, आर। अब ये यहां से अगले माध्यम में ऐसे आपतित हुई, यहीं से आपतित हुई विचलित होकर। आपको पता है ये भी किसकी सतह है, कांच की सतह है। ये ऐसे आपतित हुई, ये आपने क्या मान लिया, नॉर्मल मान लिया। दोनों कंडीशन एक साथ समझना, ये नॉर्मल है, अभिलंब है। जैसे ही यहाँ पे आपतित हुई, ये कौन सा माध्यम आ गया आपकी बार, वायु। और वायु कैसा माध्यम होता है, विरल, यानी विरल माध्यम आते ही ये अभिलंब से क्या हो गई, ऐसे दूर हट गई। तो ये कोण क्या बन गया आपका की बार, कोण आर, और ये क्या था, कोण आई। दोनों सिचुएशन एक साथ आपको समझ में आई होगी कैसे क्या हुआ है। एक बार फिर से देख लो कि प्रकाश किरण एक अपने कांच की स्लैब ले रखी है, कांच की स्लैब है, उसके ऊपर भी वायु है और नीचे भी क्या है, वायु है। वायु है तो सघन माध्यम हो गया, और कांच है, सॉरी, वायु है तो विरल माध्यम हो गया, और कांच है तो सघन माध्यम हो गया। अब वायु से जैसे ही प्रकाश किरण कांच की स्लैब पर आई, आपको पता है कि इसको डाइवर्ट होना है, क्योंकि अपवर्तन होगा, दो माध्यम बन गए हैं। ये आपने क्या मान रखा है, अभिलंब मान रखा है। तो प्रकाश की किरण क्या हुई, अभिलंब से दूर हटी या फिर पास आई, तो आप क्या कहेंगे, इसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन अभिलंब के पास आ रही है, क्यों, माध्यम कैसा है, सघन है। फिर ये आगे बढ़ी यहां से और इसकी दूसरी सतह पे आपतित हुई, आपने ये क्या मान रखा है, अभिलंब मान रखा है। अब इसके लिए जिसमें जाना है वो अगला माध्यम क्या है, विरल है, और विरल में प्रकाश किरण अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, और ये एंगल कौन सा बन गया, इसका कोण एंगल आर बन गया। तो यहाँ पे तो देखो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि कोण आई ज्यादा बड़ा है किससे, कोण आर से। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो आप यहाँ लिखेंगे कि कोण आर बड़ा है किससे, कोण आई से। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है एक साथ, ठीक है। तो अब हम कल की क्लास में बात करेंगे अपवर्तन के जो मतलब यूजेस हमारे वातावरण में देखी जाती, घटनाएं देखी जाती, जैसे सूर्य का सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देना, सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात दिखाई देना, 4 मिनट का अंतर आता है, इसके साथ तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, अपवर्तन के, वायुमंडलीय जो घटनाएं हैं जो अपवर्तन के कारण होती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो सवाल आपने कर लिए होंगे, मैं कल की क्लास में आपके सवाल चेक करूंगी, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।